नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया पर बात करूंगा और इसके हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। इसे अच्छी तरह समझने के लिए मैंने इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है: क्रूड ऑयल डेमोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल, टैक्सेस ऑन क्रूड और इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स। आइए अब इंडिया की क्रूड ऑयल डेमोग्राफी के बारे में जानते हैं। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है क्वांटिटी ऑफ ऑयल कंजम्पशन और इंपोर्ट के मामले में, जहां प्रतिदिन तकरीबन 52,71,000 बैरल्स ऑफ ऑयल की खपत होती है। अब इस कंजम्पशन में से 84% ऑफ ऑयल इंडिया इंपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज से मंगाता है। अब अगर हम इंडिया के टॉप सप्लायर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इराक, फिर यूएस, उसके बाद आते हैं नाइजीरिया और सऊदी अरेबिया। पर हमेशा ऐसा नहीं था दोस्तों, सऊदी अरेबिया इस लिस्ट में हमेशा पहली या दूसरी नंबर पर आता था। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ? तो 2020 मार्च के अराउंड जब सऊदी अरेबिया बाकी कई देशों की तरह कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहा था, तब इंडिया ने उनकी हेल्थ केयर के टर्म्स में काफ़ी मदद करी थी, इसी समझौते पर कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सऊदी अरेबिया अपने प्राइसेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखेगा। लेकिन 2021 में सऊदी अरेबिया अपने वादे से मुकर गया और उनकी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन पे लिमिटेशन लगा दी, जिसके वजह से ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके अलावा उन्होंने इंडिया की तरफ से सारी रिक्वेस्ट इग्नोर की क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम करने की। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रूड के बारे में। देखो, दुनिया में आपको कई कैटेगरी की क्रूड ऑयल मिलती है, जिसको क्रूड ऑयल बास्केट भी बोलते हैं। अब इनमें से कुछ पॉपुलर ऑयल बास्केट में से आते हैं WTI क्रूड, ब्रेंट क्रूड और ओपेक क्रूड। और इंडिया प्राइमरीली ओपेक बास्केट क्रूड ही परचेज करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ओपेक कंट्रीज के प्रोडक्शन कट और प्राइस बढ़ने की वजह से इंडिया अब काफ़ी हैवी मात्रा में WTI क्रूड परचेज कर रहा है। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ओपेक क्रूड की प्राइस निकलती कैसे है। ये एक्चुअली इसके मेंबर कंट्रीज़ की ऑयल प्राइसेस का वेटेड एवरेज होती है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल पर लगने वाली टैक्सेस के बारे में, जो एक आम जनता को पे करनी पड़ती है। दोस्तों, हमारे देश में सरकार एक डायनामिक प्राइस सिस्टम यूज़ करती है, यानी कि पेट्रोल के प्राइसेस हर दिन चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्रूड ऑयल की प्राइस उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में कितनी है। अब कहने को तो ऑफिशियली ये एक डीरेगुलेटेड सिस्टम है, बट रियलिटी में सरकार टैक्सेस के द्वारा पेट्रोल और डीजल के फाइनल रिटेल प्राइस को कंट्रोल करती है। यही कारण है दोस्तों कि 2020 में जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस $20 के भी नीचे थी, तब भी हमारे जैसे आम जनता को 73 रुपीस पेट्रोल के प्राइस देने पड़ते थे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 फरवरी 2021 के डेटा को लें तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की बेस प्राइस यानी कि क्रूड ऑयल की प्राइस सरकार को सिर्फ 29.3 रुपीस पड़ती थी। अब उस पर सबसे पहले लगता है फ्रेट चार्जेस। ये क्रूड ऑयल को एक्सप्लोरेशन लोकेशन से रिफाइनरी तक लाने का चार्ज है। इसके बाद लगता है डीलर्स चार्ज, यानी कि उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल बनाने का चार्ज, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनीज को जाता है, लाइक IOCL, रिलायंस और एसार। अब इसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्रूड ऑयल पे लगाती है, जो कि 33 रुपीज़ है, यानी कि क्रूड ऑयल की एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा। अब इसके बाद आता है डीलर्स कमीशन। ये वो चार्जेस है दोस्तों जो पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमें चार्ज करती है पेट्रोल को रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक लाने के लिए। और आखिरी में आता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्रूड ऑयल पर लगाती है। ये सब मिलाकर पेट्रोल की प्राइस एक आम आदमी को 86.3 रुपीस पड़ती है। अब हमें इंडिया के फ्यूचर ऑयल प्रोस्पेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले इसके स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स को समझने की ज़रूरत है। इंडिया के पास करेंटली 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी है उसके 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की कैपेसिटी को मिलाकर, जो कि विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडूर में स्थित है। अगर हम अपने देश की कंजम्पशन पैटर्न को देखें तो इतनी कैपेसिटी करीब 9 दिनों के क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट को सस्टेन कर सकती है। इसके अलावा करीब 64 डेज की कैपेसिटी हमारे प्राइवेट प्लेयर्स ऐड करते हैं, तो कुल मिलाकर करेंटली हमारे पास 74 डेज की ऑयल कैपेसिटी है।
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 और स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो कि उड़ीसा और कर्नाटका में होंगी उनको डेवलप कर रही है, जो हमारी रिजर्व कैपेसिटी को 74 डेज से बढ़ाकर 86 डेज कर देगी। तो इंडिया को जल्द से जल्द अपनी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि बढ़ी हुई ऑयल प्राइसेस को हम बेटर हैंडल कर सकें। आइए अब पाइपलाइन टैरिफ की बात करें, यानी कि इंडिया के इंटरनल गैस ट्रांसपोर्ट चार्जेस के बारे में। हमारे ऑयल रेगुलेटर PNGRB ने 14 गैस पाइपलाइन के लिए एक यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर निकाला है। इसमें डिफरेंट पाइपलाइंस के डिफरेंट कॉस्ट की जगह सिर्फ 2 ही प्रकार के कॉस्ट लगाए जाएंगे, जो कि एंड यूज़र गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी से कितनी दूर है उस पर डिपेंड करता है। इसका मकसद यही है कि जो हमारी तरह एंड यूज़र यानी कि स्पेशली नॉर्थ और ईस्ट के इंडिया के लोग हैं उनको गैस की रेट सस्ती मिले। आइए अब इंडिया के नेचुरल गैस प्रोडक्शन प्लान्स के बारे में बात करते हैं। अभी के लिए इंडिया में करीब 0.3 MMSCMD गैस प्रोडक्शन होता है, लेकिन ONGC ने इसको बढ़ाकर 2 MMSCMD करने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने KG बेसिन के लिए बायर्स को बिड ऑफर किया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि गैस प्रोडक्शन में भी सरकार सेल्फ सफिशिएंट होने पे पूरा जोर दे रही है। तो इस एनालिसिस में हम ये देख सकते हैं कि भारत सरकार डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से हमारी एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ उनका डिसीजन टू शिफ्ट इंपोर्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू वेस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल स्टेप है, जिससे एक काफ़ी बड़ा मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाता है कि इंडिया नो लॉन्गर एक स्पेसिफिक कंट्री पे डिपेंडेंट है अपने ऑयल सोर्सेज के लिए। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी प्रोडक्शन में हमारे देश के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और एज अ सिटीज़न हमें भी एनर्जी का दुरुपयोग कम करके एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।